नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ज़रूरी टॉपिक जो यूपीएससी की बात करें या किसी अन्य एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़रूरी होता है लोकपाल एवं लोकायुक्त। यूपीएससी सीएसई में मेंस पेपर 2 और प्रीलिम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, इसीलिए जानना आवश्यक है और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाता है। खबरों में निरंतर बने रहने वाला ये संगठन है ना, अथॉरिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका समाज में भी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। परिचय के साथ में संरचना से लेकर हर एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले परिचय। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने केंद्र के लिए यानी संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। अब सबसे पहले ही डिफरेंस क्लियर हो जाता है। लोकपाल जो है केंद्र के लिए और राज्यों के लिए लोकायुक्त, है ना। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे के एक वैधानिक निकाय के तौर पे काम करती हैं। ओम्बड्समैन, आपने जो लोकपाल शब्द सुना है, ये इसका कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं, है ना। जो आरोप लगते हैं उसकी जांच करते हैं। कई ऐसी ही अलग अलग इनकी कार्यवाहियाँ होती हैं, जो रेड्स हैं, है ना, और इस प्रकार की वो भी इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। उस पे भी बढ़ चढ़कर कार्य किया जाता है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, लोकपाल यानी ओम्बड्समैन संस्था, इसकी आधिकारिक शुरुआत जो है वर्ष 1809 में स्वीडन में की गई थी। इंडिया की बात नहीं है, वैश्विक स्तर की बात है। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बड्समैन का विकास हुआ और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। सन 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बड्समैन के विचारों का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में एक वर्ष जो है इसमें वॉट करके रिपोर्ट आई। इसकी सिफारिश के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन ने भी ओम्बड्समैन संस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक विश्व में इसे अपनाने वाला पहला बड़ा देश बन गया। ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक विश्व में। गुयाना जो है ये प्रथम विकासशील देश था जिसने जो है 1966 में ओम्बड्समैन का विचार अपनाया। ठीक है, और फिर क्या था? फिर उसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और इसके साथ में एट फाइनल भारत ने भी इसे अपनाया। अब भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था, है ना। ये जो लोकपाल है, ये अपने आप में ही इसका एक अलग इतिहास है। पृष्ठभूमि से हमने जो है आपको अवगत करवा दिया, है ना। और फिर जो है, हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। फिर अब जो है हम जानते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 की। देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। इसको संशोधित करने के लिए यह विधेयक संसद में जुलाई 2016 में पारित किया गया। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। ठीक है, एक चयन समिति होती है। संशोधन करके ये लाया गया कि भाई अगर वो नहीं भी है तो भी हम एकल विरोधी दल के नेता का चयन करेंगे, चयन समिति का सदस्य वो भी होगा। साथ ही इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिन के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संशोधन विधेयक द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप जो तरीके हैं उसमें ही करेंगे। ये ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा अपने पति पत्नी की परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है। उन मामलों में जहां वे 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हों, उसमें जो है संपत्ति देना पड़ेगी, जो परिसंपत्ति है उसकी घोषणा करना होगी। तो ये भी जो है संशोधन विधेयक में लाया गया, है ना। तो ये थोड़ा सा एक अंतर भी आपको स्पष्ट हो गया कि 2013 और 2016 में मुख्य बड़े अंतर क्या थे। कोई ऐसा विशेष परिवर्तन, हाँ, एक हुआ है, मगर उसके बाद जो है ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला। इम्पॉर्टेंट था कि जो 2013 वाला अधिनियम है उसको भी जो है
आप स्टडी करें, वो भी एक अच्छी बात रहने वाली है, क्योंकि शुरुआत जो है उसी के आधार पर हुई थी। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं लोकपाल की जो संरचना है इसके बारे में। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध जो सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, है ना। अभी तक कभी भी संदिग्ध ना हुआ हो, ऐसे किसी मामले में ना हो, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो, उसे जो है चेयरपर्सन के लिए नामित किया जा सकता है। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होना चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक संस्था या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। साथ ही गैर न्यायिक सदस्य जो है असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति, जिसमें भ्रष्टाचार फिर से वही है ना। जो गैर न्यायिक सदस्य हैं उसमें भी वही सब है, न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। साथ ही लोकसभा संस्था के जो चेयरपर्सन हैं और सदस्य हैं उनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष तक का है या तो 70 वर्ष की आयु जब पूर्ण कर ले, जो भी सबसे कम हो उस पे जो है आधारित होता है। सदस्यों की नियुक्ति जो सबसे पहले बात की गई थी अधिनियम के दौरान, वो है चयन समिति। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चयन समिति प्रधानमंत्री है ना, चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का सर्च पैनल गठित करती है और उसके आधार पर नियुक्तियां होती हैं। ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है, लोकपाल की। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, वो है शक्तियां या क्षेत्राधिकार। देखिए, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। आपको पता होगा शासकीय सेवा में ABCD के अधिकारी होते हैं ना, वो। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध ना हो। देखिए, है ना, उन आरोपों तक ही सीमित रहेगा जो इनसे संबंधित ना हो। ये थोड़ा सा एक चीज़ है। संसद में कही गई किसी बात पर या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, सही बात है। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो ऐसे किसी निकाय समिति का प्रभारी है या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित की गई हो, या फिर किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित हो, या कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि मतलब घूस देने या लेने में सहयोग किया हो ना, वो भी इसमें शामिल है इसके क्षेत्राधिकार में। तो अक्सर हम जो देखते हैं शासन के मतलब शासन में जो नहीं रहते हैं, सेवक नहीं रहते हैं, वो करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही थोड़ा सा और जाने तो लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करें। इसके पास CBI की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को सौंप दिया तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का भी अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गई हैं। लोकपाल को एक ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। लोकपाल को प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने के निर्देश देने का अधिकार है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थे हमारे जो शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार है किसी भी आयोग, किसी भी संगठन के बारे में जो जानना आवश्यक है। इसके साथ में ये तो पॉजिटिव है, थोड़ा सा एक चीज़ और है कि कौन कौन सी सीमाएँ हैं। तो
लोकपाल संस्था भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद ज़रूरी परिवर्तनकारी बदलाव ला सकती है, लेकिन